नमस्कार, NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हमले का मकसद फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। गौतेंग प्रांत की पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेडा मोरिडेली ने बताया कि कुछ पीड़ितों को सड़कों पर अचानक गोली मारी गई। मृतकों की पहचान अभी भी नहीं हो पाई है। ये गोलीबारी बेकर्स डाल के एक शराब खाने के पास हुई। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। भारत और शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। इंकलाब मंच ने बांग्लादेश सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने कहा है कि अगर सरकार आज शाम तक हादी की हत्या में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं करती तो शाहबाग चौराहे पर रविवार शाम से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। जाबिर ने सरकार के सामने 2 मुख्य मांगे रखी है, जिसमें पहली हादी की हत्या और सभी लोगों की गिरफ्तारी और दूसरी अवामी लीग से जुड़ी कथित सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंटों की गिरफ्तारी की मांग की है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया। इधर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा बयान दिया है। कहा है, बहुत खुशी हुई है कि इतने साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी यहाँ एकत्रित हुए हैं। नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा में आयोजन होना चाहिए और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई है। इतने सारे साहित्यकार, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी सब जमा हुए हैं यहाँ। नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा में ये आयोजन हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। इस तरह से जितना उत्साह हम बढ़ा सकें वो हमें बढ़ाना चाहिए। तो और इससे ज्ञान का प्रसार होता है। यही हमारी बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने राजगीर में नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि साहित्य सम्मेलन एक ऐसा अवसर है जहां हम साहित्य और विचारों पर चर्चा करके इस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है, गलत जानकारी फैलाई जा रही है। हमारे मजदूर भाइयों और बहनों के लिए अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन के काम की गारंटी है। अगर मजदूरी में देरी होती है तो अतिरिक्त पेमेंट देने का भी प्रावधान है। और दूसरी तरफ इस साल के लिए जो बड़ी रकम प्रस्तावित है वे 1,51,282 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ एक साल धनराशि। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कुछ लोग खासकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जी राम जी बिल प्रगतिशील नहीं है और वे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके छीन लेगा। ये बिल्कुल झूठ है। असल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है, ये पारदर्शिता लाता है। 100 दिनों से 125 दिनों तक ये रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाएगा। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचा बेहतर होने वाला है।
G. Ramji bill is most progressive. Some people are telling, especially Congress people, that it will snatch the employment opportunities in rural area. It is false, totally false. Actually, it improves the infrastructure. It brings the transparency, and from 100 days to 125 days, it will increase the number of job. Totally, job offered is 125 days. Core rural infrastructure is going to improve. Basic infrastructure, market access, stimulate rural economic activity, livelihood infrastructure like storage facilities, because there is a storage facility, it's a big problem. Storage facility, local market, production infrastructure supports the income diversification and value addition, and also higher employment and consumption because of 125 days of employment, increase of the household, reduce distress migration and digital, and it is 100% direct, means what is happening in the nearby, for example, in Mudaldi, which is one of the village, in Sundgod Taluk. What is happening there, everybody can, the officer, designated officer can sit in Delhi and he can monitor it. Without doing work, people used to drop bill. That is 100% it is going to stop. I think according to my assessment, I do not have, I think more than 2 lakh crore has been invested in this Narega, and this Narega, it did not create any infrastructure. Now government wants, we should improve the infrastructure so that we can create good infrastructure and stop the. पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा 2019 के बाद बहुत सी दिक्कतें आई हैं। जम्मू में बाहर से लोग आ रहे हैं और अपराध बढ़ गया है। जम्मू के लोग दिन प्रतिदिन बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं और इसलिए हम लोगों की बात सुनना चाहते थे। हम जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। हम लोगों से सुनना चाहते थे कि पीडीपी ऐसा क्या कर सकती है जिससे लोगों के हालात बेहतर हो। देखिए, डेली वेजेस के लिए हमने असेंबली में हमने बिल लाया, हमने रेजोल्यूशन लाया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उसको नहीं मानती तो क्या करें, हम फिर दोबारा करेंगे, उस पर कोशिश करेंगे। ये भी कहा कि जहाँ 20 साल से किसी ने घर बनाया है, किसी गरीब ने, उसके घर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उसके लिए बिल लाया। आपने देखा डेमोलिशन हो रही है, खास जो गुर्जर शेड्यूल ट्राइब, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। अभी जो यहाँ था वो जर्नलिस्ट डेंग, अरफाज डेंग, उसका घर कैसे तोड़ा गया, तो हमने ये लाया था। पर अब सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम मजबूर करेंगे सरकार को, जो हमने आज से फीडबैक लिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हो सकता है उमर अब्दुल्ला किसी मजबूरी की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि वे अपने ही बयानों का खंडन कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जो काम सही फंडिंग के साथ होने चाहिए थे वे नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकार इस अतिरिक्त 40% का बोझ कैसे उठा पाएगी? हमें मनरेगा का नाम बदलने से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि बेशुमार फंडिंग हो रही है, लेकिन उनकी ये बात शायद जो ग्राउंड की रियलिटी है उससे मैच नहीं कर रही है और उनके खुद के स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। लेकिन शायद कोई मजबूरी होगी जिसके तहत वो ये बोल रहे हैं। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि काम जो होने चाहिए थे प्रॉपर फंडिंग के तहत, अप्रोप्रिएट फंडिंग के तहत, वो नहीं हो रहे हैं। तो 40% का ये नया बोझ हम कहाँ से वो उठा पाएंगे? इसके मुताबिक हम ये कह देना चाहते हैं कि मनरेगा का नाम जो भी मजहबी नाम बना दिया, अल्लाह के नाम पे बना दें, खुदा के नाम पे बना दें, राम के नाम पे बना दें, ईश्वर के नाम पे बना दें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हम अगर कंसर्न्ड हैं, हम उस काम से कंसर्न्ड हैं जो अब लोगों के
नहीं होंगे तो जम्मू कश्मीर की कॉन्टेक्स्ट में ये कहूँगा कि जो ये स्कीम है वो टोटली फेलियर होगी, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, हम जैसे एमएलए, हमारे काम नहीं हो रहे तो मनरेगा का को बदल के वो कहाँ से होगा। तो हम पूरे मुल्क के कांग्रेस जनों के साथ में मिल के इस जो नफेरियस डिजाइन है, एंटी पुअर एंटी पीपल जो मेजर है, उसको हम पूरे मुल्क के साथ में हम मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। दरअसल जब हम यहाँ की अलाइ पार्टीज की बात करें तो वो हमेशा कह रहे हैं कि हम इससे दूर हैं, हम कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं, हम इंडिया अलायंस के सपोर्ट में, जब भी देश की बात हो या कश्मीर की बात। बहरहाल कौन क्या कहता है, हमें उसी चीज़ पे ये दारोमदार करना है जो हमारी आंखों के सामने हुआ है। हमारी सेंट्रल लीडरशिप, हाईएस्ट लीडरशिप, खड़गे जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी, जिस वक्त डॉक्टर फारूक साहब के घर गए, वहाँ पे इस बात को तय पाया गया, हालांकि कहीं पे कोई लिखत नहीं है, देयर इज नॉट रिटन डॉक्यूमेंट एनीवेयर, बट इट वाज डिसाइडेड कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द अलायंस ब्लॉक, वी विल गो एंड कंटेस्ट द इलेक्शंस टुगेदर। वी डिड दैट। कांग्रेस ने उसमें बहुत हद तक एज यूजुअल सैक्रिफाइसेस भी दी, और इस वक्त भी हम बजाय बावजूद इसके कि उनके जो इस वक्त लोगों में एक परसेप्शन है सरकार का कि सरकार। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने एक सार्वजनिक चर्चा के दौरान कहा कि इस्लामाबाद अमेरिकी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लामाबाद धर्म इस्लाम से अलग है, राजनीतिक विचारधारा है। गबार्ड ने देश के कुछ हिस्सों में हो रहे घटनाक्रमों का हवाला देते हुए दावा किया कि कानूनी और राजनीतिक सिस्टम के जरिए इस्लामिक सिद्धांतों को लागू करने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि पैटर्सन न्यू जर्सी को खुद को पहला मुस्लिम शहर कहने पर गर्व है। वे कानूनों या हिंसा के जरिए लोगों पर इन इस्लामिक सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही ट्रेंड दूसरी जगहों पर भी दिख रही है। इस साल रमजान की शुरुआत पर न्यू जर्सी के मेयर ने यहाँ की मुस्लिम आबादी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि पैटर्सन दुनिया का सबसे चौथा पवित्र शहर है। The threats from this Islamist ideology come in many forms. As we approach Christmas right now in Germany, they are canceling Christmas markets because of this threat. In places like Dearborn, Michigan, and Minneapolis, Minnesota, Islamist clerics are openly pushing this Islamist ideology, trying to recruit and radicalize young people. Earlier this year, there was a conference that was representing organizations like the Council on American Islam Relations, also known as CARE, which issued a call to action to use American legal and political systems to implement Sharia law. This is already underway in places. This is already underway in places like Houston. This is not something that may possibly happen. It is already happening here within our borders. Paterson, New Jersey is proud to call themselves the first Muslim city. They are पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है जब पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को तोसखाना भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत का ये फैसला विवादों में है और इससे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की आशंका बढ़ गई है। 17 साल की सजा के बाद इमरान खान ने अपने वकील के जरिए समर्थकों को संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत ने उनकी दलील सही तरीके से नहीं सुनी और फैसला बिना पर्याप्त सबूत तथा कानूनी प्रक्रिया की जल्दबाजी में दिया गया। इंटरनेट पर बांग्लादेश में हुए उग्र हिंसक प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स बांग्लादेश का हिंदू नागरिक दीपू चंद्र दास है, जिसके बाद में हिंसा भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच पूरे मामले पर बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम को साझा करते हुए मोहम्मद यूनुस सरकार पर सवाल उठाए हैं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि पूरे देश में जिहादी
के लिए लोग रो रहे हैं। किसी ने भी उस मासूम गरीब हिंदू लड़के की तरफ नहीं देखा जिसे जिहादियों की एक गैंग ने पीट पीट कर और जलाकर मार डाला था। दीपू चंद्र दास के परिवार की शिकायत किसी के पास नहीं पहुंची। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार जारी है। यूनिस सरकार ऐसी घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ हिंदुओं को एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हमें हर संभव प्रयास करना होगा और हम कर रहे हैं। हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, उन्हें कुछ करना होगा। सब में होती तो ऐसा होता नहीं, सब में संवेदना होनी चाहिए और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? हाँ, माइनॉरिटी है एकदम जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए यहाँ के हिंदुओं को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, को भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इधर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति का जलवा सामने आया है। बीजेपी नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव नतीजों में जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं दूसरी शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों ने भी अपना दमखम दिखाया है। विपक्षी गठबंधन एमवीवे को बड़ा झटका इन चुनाव में लगा है। इसी बीच स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं वोटर्स को बधाई देता हूं। महायुति लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव में सफल रही। संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में भी महायुति गठबंधन सफल होगा। भाजपा ने सेंचुरी बनाई और शिवसेना ने हाफ सेंचुरी बनाई। नगर परिषदा, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीमध्ये देखील अतिशय दैदिप्यमान असे यश या आपल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालं। असंच यश येणाऱ्या पुढच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये देखील महायुतीला मिळेल अशा प्रकारचे एक संकेत या निवडणुकीमध्ये मिळालेला आहे। मी या निवडणुकीमध्ये पाहिलं की भारतीय जनता पक्षाने सेंचुरी मारली आणि शिवसेनेने हाफ सेंचुरी क्रॉस केलेली आहे आणि शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट देखील अतिशय चांगला आहे। कमी जागा लढवून जास्तीचा जागा या ठिकाणी नगराध्यक्षपदाच्या आणि नगरसेवक पदाच्या जिंकलेल्या आहेत आणि त्याबरोबर महाविकास आघाडी च्या एकूण सगळ्या जागांची बेरीज धरली तरी सुद्धा ती शिवसेनेच्या बेरजेपेक्षा कमी आहे। काही लोक म्हणत होते की शिवसेना फक्त ठाण्यापुरती मर्यादित आहे, तर शिवसेना आता ठाण्यापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर शिवसेना घराघरामध्ये चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पोहोचली आहे। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एसआईआर विषय को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन भाजपा चर्चा से कभी नहीं भागती। पंकज चौधरी ने कहा कि पहले विपक्ष ने चर्चा की मांग की, हमने चुनाव सुधार पर चर्चा कराई, हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने रामलीला मैदान में रैली भी की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करता है, जबकि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संवाद और सुधार के पक्ष में है। हर विषय पे चर्चा हुई। संगठनात्मक बैठक थी भैया, सभी मुद्दों पे चर्चा हुई। पीएम आने वाले हैं, पीएम को लेकर देखो एसआईआर का विषय लेकर विपक्ष हमलावर है। पहले वो चर्चा मांगा, हमने सुधार के आधार पर चर्चा भी करा दिया,
हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद वो रामलीला में रैली भी कर डाले, तो उनका कोई संतुष्ट। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार से कड़ा और तीखा बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने बांग्लादेश की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि वहां सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये केवल हालिया घटनाओं तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि वर्षों से हिंदू समाज को डर, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर किया जा रहा है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अरावली पहाड़ियों के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र को लेकर बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रेमचंद बैरवा ने यह भी कहा कि कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी स्पष्ट किया था कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात में अरावली क्षेत्र का लगभग 98% हिस्सा पहले से ही सुरक्षित और आरक्षित है। शेष 1 से 2% क्षेत्र से राजस्थान को कोई नुकसान नहीं होगा। कल भी हमारे यशस्वी मंत्री, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव जी ने कहा था कि करीब करीब हमारे राजस्थान में या पंजाब में और गुजरात में 3 जगह तो करीब 98% से अधिक तो हमारी संरक्षित है, आरक्षित है। इसके अलावा 1-2% है। निश्चित रूप से इससे हमारे कोई राजस्थान में इसकी हानि नहीं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये जानकारी सीबीआई की ओर से जारी एक प्रेस नोट में दी गई है। सीबीआई का कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर बेंगलुरु स्थित एक निजी कंपनी से कथित तौर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। एजेंसी के मुताबिक इस मामले में उनके पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तलाशी के दौरान श्रीगंगानगर में स्थित उनके आवास से लगभग 10 लाख रुपए नकद बरामद किए जाने की बातें कही गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा राजेंद्र राठौर पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजस्थान की भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और अरावली को खनन माफियाओं के हवाले करना चाहती है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अवैध खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई की। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही प्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि चॉइस के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उनके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश से, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको कुछ सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी, आज हाहाकार हुआ पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी, राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग, जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल है, दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ी समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा।
उत्तर भारत में क्या हुआ वो कल्पना के बाहर की बात है। ये तो आपको एक्सपर्ट भी राय दे सकते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, इसको गंभीरता से, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाए और उसको गंभीरता से लेकर के पुनर्विचार कर। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।